we were discussing about the events of fertilization in sea urchin. उसमें हमने देखा था कि when the plasma membrane of sperm fuses with the plasma membrane of oocyte, तो सेल के अंदर oocyte के अंदर कैल्शियम आयन का बर्स्ट रिलीज होता है. कहाँ से रिलीज होता है? उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन्स दीज आर स्टोर्ड बिफोर fertilization, and at the time of fertilization these calcium ions are released. These calcium ions, they are responsible for awakening of many molecular mechanisms inside the oocytes. उनमें से एक बेसिक मैकेनिज्म जो कैल्शियम आयन की वजह से स्टार्ट होता है, दैट इज द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन. We have studied that the cortical granules, they fuse with the plasma membrane and they release their contents into the perivitelline space. अब इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को कौन आकर कहता है कि ये इस टाइम पे फ्यूज कर जाएं? दिस इज द हाई लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द oocyte साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन जब राइज करेगा तो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल मैकेनिज्म जो है ये स्टार्ट होगा. High calcium ion causes cortical granule membranes to fuse with cell membrane. Internal calcium ion released as a self-propagating wave. कैल्शियम आयन की अंदर लेवल कैसे बढ़ता है? ये फ्रीयन का रिस्पॉन्स है. फ्रीयन की वजह से देयर इज अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म इनसाइड द oocyte कि खुद से उसके अंदर कैल्शियम की वेव्स रिलीज होती हैं. पहले कुछ कैल्शियम आयन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुए विद अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन. उसके बाद फ्यू सेकंड्स के बाद दोबारा एक वेव आई. तो मैक्सिमम जितना भी स्टोर किया होता है कैल्शियम आयन, दैट इज रिलीज्ड इन द oocyte साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन की ग्रेजुअल जो है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाती है. और जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा, इससे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं उनकी एक्सोसाइटोसिस प्रोमोट होती है. इसमें ये डायग्राम है जिसमें उन्होंने फोटोग्राफी की है कि कॉर्टिकल रिएक्शन जो है वो किस तरह से प्रोसीड कर रहा है. टाइम 0 सेकेंड, मतलब अभी फीएन स्पर्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसे ही हुई है, तो जिस जगह पे फीएन होती है, ये देखें यहाँ पर आपको ये ब्राइटनेस जो नज़र आ रही है, दैट इज़ द एक्सोसाइटोज्ड कंटेंट्स ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. इतने से हिस्से में फिर ये आगे बढ़ता गया. ये देखें रोशन एरिया जो है वो ज़्यादा हो गया और ज़्यादा हो गया. और जैसे जैसे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंटरनली बढ़ती जाएगी, ये कॉर्टिकल रिएक्शन जो है ये पूरे के पूरे oocyte में चारों तरफ उसके स्प्रेड करता जाएगा. और फाइनली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एनवेलप, यानी जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से 30 सेकेंड्स के अंदर ये कॉर्टिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और वो सेपरेट हो जाएगी. तो ये जो बेसिकली कॉर्टिकल रिएक्शन है, ये सारे के सारे ग्रैन्यूल्स एट अ टाइम फ्यूज नहीं होते. ग्रेजुअली ये होता है जैसे जैसे oocyte के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ती है, उसी तरह से ये एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है दैट इज रेगुलेटेड. अब कैल्शियम आयन ने एक ये काम किया कि एक्सोसाइटोसिस करवा दी, कॉन्टेंट्स बाहर रिलीज हो गए और वाइटलाइन मेम्ब्रेन थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूर होकर एक हार्ड कवर की फॉर्म में फर्टिलाइजेशन एनवेलप बना लेती है. उसके साथ साथ एग के अंदर और क्या चेंजेस आती हैं, एग का मेटाबॉलिज्म जो है वो किस तरह से एक्टिवेट होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो उसको जब रिसर्च की गई तो ये पता चला कि फर्टिलाइजेशन जो है बेसिकली इट इज़ फीजन ऑफ टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. एक एग का न्यूक्लियाई होगा और एक न्यूक्लियाई जो है वो स्पर्म का अंदर एंटर हो जाएगा. इन दोनों की आपस में मर्जिंग हो जाएगी. उसके साथ साथ जैसे ही ये आपस में मर्ज करेंगे, देयर इज स्टार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल. साथ ही फौरन उसमें फर्दर क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है. जाइगोट जो है एज सच वो एक ट्रांजिटरी स्टेज है. कभी भी आपको फर्टिलाइज्ड एग जो है कोई मिनट्स के लिए, सेकंड्स के लिए नहीं मिलेगा. जैसे ही ये फीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाती है, फर्दर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है. तो फर्टिलाइजेशन जो है बेसिकली इट एंश्योर द फीजन ऑफ टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. दो काम ये इसने करने हैं. दीज इवेंट्स हैपन इन द साइटोप्लाज्म. जो मर्जिंग है ये भी साइटोप्लाज्म में होगी और जो फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है, सेल डिवीजन शुरू होगी,
वो भी साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी से होगी। आगे हम डायग्राम से समझेंगे कि किस तरह से इस दौरान न्यूक्लियर जो कंटेंट्स हैं उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ना डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है, ना कुछ और हो रहा होता है। जस्ट न्यूक्लियस जो है उसको साइटोप्लाज्म ही मूव करके फीमेल न्यूक्लियस के करीब लेकर जाता है, वहाँ उनकी आपस में फ्यूजन हो जाती है। स्पर्म फ्यूजन एक्टिवेट्स एग मेटाबॉलिज्म। स्पर्म का न्यूक्लियस जैसे ही फ्यूज करता है, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले जैसे ही फ्यूज करती है, वो साइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एग के अंदर मेटाबॉलिक बर्स्ट आता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। इट स्टिमुलेट्स अ प्री प्रोग्राम्ड सेट ऑफ मेटाबॉलिक इवेंट्स इनटू एक्शन। पहले से ही प्रोग्राम्ड जो इवेंट्स होते हैं, यानी वो साइट को पता होता है, उसकी पहले से उसमें तैयारी की हुई होती है, स्पेसिफिक एंजाइम्स उसने बना के रखे होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बना के रखे होते हैं। जो स्पर्म जैसे ही फ्यूज करता है तो उसकी फ्यूजन जो है वो स्टिमुलेट कर देती है कि ये मेटाबॉलिक इवेंट्स जो हैं इन्हें हरकत में आ जाना चाहिए, इन्हें अब प्रोसीड करना चाहिए। हम अपनी आसानी के लिए इन मेटाबॉलिक एक्शंस को दो रिस्पॉन्सेस में डिवाइड कर लेते हैं। अर्ली रिस्पॉन्स यानी जो फ़ौरन ही हमें नज़र आ जाएगा, और लेट रिस्पॉन्स जो थोड़ा टाइम लेगा अपीयर होने में। ये दोनों रिस्पॉन्सेस जो हैं दे टेक्स प्लेस इनसाइड द एग oocyte cytoplasm. Early responses occur within seconds of cortical reaction and late responses starts within minutes after fertilization. जब फ्यूजन हो जाएगी न्यूक्लियाई की तो उसके चंद मिनट्स के बाद लेट रिस्पॉन्सेस जो हैं वो शुरू होंगे। अब इसमें अर्ली रिस्पॉन्सेस क्या है? अर्ली रिस्पॉन्सेस में ये टेबल में समराइज किया हुआ है कि क्या क्या रिस्पॉन्स जो है सी अर्चन में के वो साइट में होगा। स्पर्म एग बाइंडिंग का टाइम अगर हम 0 सेकेंड लेते हैं, यानी वहाँ से हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि देयर इज़ फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी, क्योंकि जो एक्शन पोटेंशियल है उसका वो जनरेट हो जाएगा और रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसे हम फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, यानी जो उसका आयनिक इनफ्लक्स है सोडियम आयन का, उसकी वजह से विद इन 1 सेकेंड जो एक्शन पोटेंशियल है दैट विल बी जनरेटेड। उसके अलावा स्पर्म और एग मेम्ब्रेन की फ्यूजन जो है उसके विद इन 1 सेकेंड क्या होगा? कैल्शियम इंक्रीज फर्स्ट डिटेक्टेड। पहली मरतबा एक पहली वेव जो है कैल्शियम आयन के साइटोप्लाज्म में रिलीज की जाएगी, that takes 10 seconds after the fusion of sperm egg plasma membranes. अब कैल्शियम आयन खुद से तो नहीं रिलीज हो जाते, जैसे ही वो मेम्ब्रेन्स फ्यूज करती हैं, मेम्ब्रेन में मौजूद सेकेंड मैसेंजर्स आगे इस मैसेज को कन्वे करते हैं डिफरेंट एंजाइम्स के जरिए, और वो एंजाइम्स जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन कैल्शियम आयन्स को रिलीज करवाते हैं। उसके अलावा कॉर्टिकल ग्रैन्यूल की एक्सोसाइटोसिस हो जाती है, जिसे हम स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी कहते हैं। विद इन 15 टू सॉरी बेटा कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं दरमियान में डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग। रिकॉर्डिंग ऑन है, मुझे तो कोई साइन नहीं शो हो रहा उसका। आप लोगों को शो हो रहा है रिकॉर्डिंग का साइन? नो मैम, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। नहीं, यहाँ पे वो नो मैम। The cortical granule exocytosis, which is slow block to polispermy, and it is completed within 15 to 60 seconds after the fusion of sperm and egg membranes. Now, the calcium ion released from internal store at fertilization that increases the concentration from 0.1 to 1 micromolar. कैल्शियम आयन की मिकदार जो है अगर पहले 0.1 माइक्रोमोलर थी सेल वो साइट के साइटोप्लाज्म में, तो फर्टिलाइजेशन यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्यूजन है उसके बाद ये 0.1 से 1 तक इंक्रीज कर जाती है। ये इंक्रीज जो है दैट इज द स्टिमुलेटरी फैक्टर फॉर द एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। कैल्शियम आयन
एक्टिवेट्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कैल्शियम आयन जो है जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ वेरियस एंजाइम्स। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो है दैट इज NAD काइनेज। वो एंजाइम जो NAD न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी फॉस्फोरिलेशन करवाएगा, उसे एक्टिव कर देगा और इस तरह से आगे वो किसी और मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। There is another important formation of hydrogen peroxide which takes place due to the reduction of oxygen. कैल्शियम आयन की हायर कंसंट्रेशन जो है जो वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगी तो उनमें से कुछ ऐसे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो ऑक्सीजन की रिडक्शन करवाएंगे इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये इसकी फॉर्मेशन फर्दर डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगी। इसका ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, आपने इनको स्केच करना है और फिर मेरे साथ शेयर करना है। एग एक्टिवेशन के अर्ली रिस्पॉन्सेज क्या हैं और एग एक्टिवेशन के लेट रिस्पॉन्सेज क्या हैं। अर्ली रिस्पॉन्सेज जो हैं ये जितना हिस्सा इसमें आपको वाइट कलर का नजर आ रहा है ये अर्ली रिस्पॉन्सेज में होगा। स्पर्म बाइंडिंग और फिजन टू एग सेल मेम्ब्रेन, जैसे स्पर्म की मेम्ब्रेन जो है वो एग की सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगी, देयर इज सोडियम इनफ्लक्स। हमने पढ़ा था गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, वो चैनल्स ओपन कर जाते हैं और उसकी वजह से सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन इनसाइड द ओसाइट बढ़ जाती है। सोडियम इनफ्लक्स की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा एंड दैट इज नोन एज द फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। उसके साथ साथ क्या होगा कि जब ये स्पर्म और एग की मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज करेंगी that results in the activation of kinase specific enzymes which are used for phosphorylation। ये kinase क्या करते हैं, ये फॉस्फोलाइपेज सी एक एंजाइम है जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एंजाइम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जुड़ा हुआ इंटीग्रल प्रोटीन है ये फॉस्फोलाइपेज सी। ये बाइंडिंग की वजह से फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हो जाएगा और फॉस्फोलाइपेज सी क्या करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वेरियस टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3 फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट की प्रोडक्शन करवाता है, फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यूज करता है। और उसके साथ साथ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डाईएसाइल ग्लिसरॉल। आप लोग 6 सेमेस्टर में आप लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं फिफ्थ सेमेस्टर में? यस मैम। बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है ना? बायोकेमिस्ट्री में आपने फॉस्फोलिपिड्स पढ़े थे? यस मैम। किसने पढ़ाई थी आपको बायोकेमिस्ट्री? मैम सायरा सिद्दीक मैडम सायरा ने। अच्छा जी, अब मुझे बताएं फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? मैम इसमें 2 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और उसके साथ ये फास्फोरिक एसिड अटैच्ड होता है फैटी एसिड्स के साथ। 2 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, थोड़ा सा सोच के बताएं। जी मैम, वैसे तो ट्राइग्लिसराइड्स में 3 होते हैं ना, इधर 2 होते हैं और उसके तीसरे की जगह पर फास्फोरिक एसिड। 3 ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है बेटा, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ट्राइएसाइल होते हैं, उसमें एसाइल मीन एक ही होता है, फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल एक ही होता है। ग्लिसरॉल तो मेन उसकी जो स्केलेटन है, जो मेन ब्रांच है कार्बन की, उसको हम कहते हैं। उसके साथ अगर 3 फैटी एसिड जुड़े होंगे, ट्राइएसाइल रेडिकल्स होंगे, तो वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होगा। और अगर उसमें 2 फैटी एसिड हैं और एक फॉस्फोलिपिड, एक उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप है, हम उसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। और वो वाला सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक ग्लिसरॉल प्लस 2 एसाइल रेडिकल यानी 2 फैटी एसिड, दैट इज नोन एज फॉस्फेटिडाइल। उतना हिस्सा जो है इसका वो फॉस्फेटिडाइल कहलाता है। और उसके साथ आगे कोई नाइट्रोजनस बेस होती है, जैसे कोलिन हो सकती है, सेरीन हो सकती है, इनोसिटोल हो सकता है। इस तरह की नाइट्रोजनस बेसिस उसके साथ जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से आप उसे नाम देते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। तो उनमें से एक फॉस्फोलिपिड्स को इस्तेमाल करते हुए फॉस्फोलाइपेज सी क्या करता है, ब्रेक डाउन करवाता है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की इनटू 2 कंपोनेंट्स।
IP3 इनओसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, और उसके साथ डाई एसाइल ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरॉल है और दो उसके साथ एसाइल रेडिकल लगे हुए हैं। डाई एसाइल ग्लिसरॉल की प्रोडक्शन होती है अलॉन्ग विद द IP3। जब IP3 बनता है तो IP3 बेसिकली क्या चीज़ है, ये ऐसा एक मॉलिक्यूल है विच हैव इट्स रिसेप्टर्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जब ये बनता है तो ये सेल के अंदर जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है। IP3 की बाइंडिंग जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम आयन जो है सेल ने बना के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन में स्टोर किए हुए होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। इस कैल्शियम आयन को रिलीज करवाने के लिए IP3 की जरूरत होती है। सॉरी, IP3 जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये जाकर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और इसकी बाइंडिंग की वजह से जो चैनल्स कैल्शियम आयन को अंदर रोके हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में, वो चैनल खुल जाते हैं और कैल्शियम आयन फ्री होकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। जब कैल्शियम आयन की वेव साइटोप्लाज्म में रिलीज होगी, इसकी मिकदार बढ़ जाएगी, इसकी वजह से कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस होगा एंड दैट विल लीड इनटू द स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। और उसके साथ साथ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइन लेयर, उसमें हाइलाइन लेयर बन जाएगी क्योंकि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल में हमने पढ़ा था हाइलाइन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दिस प्रोटीन इज डिपॉजिटेड ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरीवाइटलाइन स्पेस में एक लेयर की फॉर्म में ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा जिसको हम हाइलाइन लेयर कहेंगे। और हाइलाइन के बाहर की तरफ जो है देयर विल बी वाइटलाइन मेम्ब्रेन जो फर्टिलाइजेशन एनवेलप बन जाएगी। तो ये है अर्ली रिस्पॉन्स। इसमें से आपने अर्ली रिस्पॉन्स के अंदर सिर्फ यही चीज़ें शो करनी है जो यहाँ पे वाइट में आपको दी हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। दीज ऑल आर द रिस्पॉन्सेज which will immediately takes place within few seconds when the sperm membrane fuses with the membrane of oocyte. उसके साथ साथ हमने अभी पढ़ा कि लेट रिस्पॉन्सेस भी होंगे। लेट रिस्पॉन्सेस जो है उसका ये मतलब नहीं है कि महीनों सालों बाद जाकर होंगे, ये भी विद इन मिनट्स शुरू हो जाते हैं। इनमें लेट रिस्पॉन्सेस में जैसे अभी पीछे भी हमने पढ़ा था कि हाई लेवल ऑफ कैल्शियम जो है वो NAD काइनेज को एक्टिवेट कर देता है। फ्यूजन के 1 मिनट तक ये प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जब ये काइनेज है, काइनेज फॉस्फोरिलेशन करवाता है NAD की, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NADP एंड NADPH। ये दोनों चीज़ें बनेगी तो ये दोनों जो है ये आपको पता है कि एनर्जी कैरिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इनकी सिंथेसिस जो है वो ये शो करती है कि देयर इज सम एक्टिविटी, कोई चीज़ एक्टिव है, कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है सेल के अंदर जो एनर्जी में इन्वॉल्व है। ये विद इन 1 मिनट्स हो जाएगा। ऑक्सीजन की कंजप्शन शुरू हो जाएगी क्योंकि हमने देखा कि ऑक्सीजन की रिडक्शन होना शुरू हो जाती है, H2O2 फॉर्मेशन शुरू हो जाती है विद इन 1 मिनट्स। उसके अब तो जो सारे प्रोसेस हमने पढ़े थे वो यहाँ तक के थे कि दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्यूजन के दौरान जब ये रिस्पॉन्सेज उसमें शुरू हो गए तो उसके साथ साथ और क्या होगा कि स्पर्म के कंटेंट्स जो हैं दे विल एंटर इनटू द oocyte। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की फ्यूजन के 1 to 2 मिनट्स में स्पर्म जो है उसके कंटेंट्स अंदर एंटर हो जाएंगे। जब ये अंदर एंटर होंगे स्पर्म के कंटेंट्स, देयर विल बी इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स ऑफ oocyte, उसे हम एसिड इफ्लक्स कहते हैं। उसकी pH जो है वो चेंज हो जाती है oocyte की उन कंटेंट्स के अंदर आने की वजह से। Increase in pH remains high during first 5 minutes of entry of the sperm contents। pH की ये डिस्टर्बेंस जो है इसी तरह से रहती है। जब ये स्पर्म के कंटेंट्स अंदर दाखिल हुए यानी न्यूक्लियस अंदर दाखिल हुआ तो स्पर्म के क्रोमाटिन मटेरियल ने डीकंडेंस होना शुरू कर दिया। हाई pH इज रिक्वायर्ड फॉर डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमाटिन मटेरियल। स्पर्म का न्यूक्लियस जो है, हमने जब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें ये बताया था कि इट इज़ हाईली कंडेंस्ड DNA।
उसने अपने जो न्यूक्लियर उसके प्रोटीन्स होते हैं उनको भी प्रोटामीन से रिप्लेस किया हुआ होता है, ताकि कम जगह पर कम वेट के साथ वो हाईली कंडेंस क्रोमेटिन मटेरियल को लेकर वो साइट तक पहुंच जाए। अब वो साइट की पीएच उसको डीकंडेंस कर रही है, उन क्रोमेटिन मटेरियल को एक्सपेंड कर रही है, ताकि उसकी शफलिंग की जा सके वो साइट के क्रोमेटिन मटेरियल के साथ। 2 to 12 minutes after fusion of plasma membranes, स्पर्म क्रोमेटिन मटेरियल की डीकंडेंसेशन शुरू हो जाती है इनसाइड द ओसाइट। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये स्पर्म का न्यूक्लियस जो अंदर एंटर हुआ था, दैट माइग्रेट टू द एग सेंटर। एक तरफ से जहां मेम्ब्रेन से वो एंटर हुआ, एक उसके पेरिफेरी से, वहां से वो एग के सेंटर की तरफ मूव करेगा। सेंटर में एग का अपना न्यूक्लियस नहीं होता, इट इज गोइंग टूवर्ड द एग न्यूक्लियस। एग न्यूक्लियस माइग्रेट टू स्पर्म न्यूक्लियस। जब ये सेंटर के करीब पहुंचेगा तो एग का न्यूक्लियस जो है वो भी स्पर्म के न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा, और ये सारा प्रोसेस जो है उनका एक दूसरे की तरफ माइग्रेशन का, ये 5 to 10 मिनट्स का प्रोसेस है। अभी आगे हम देखते हैं डायग्राम में कि टोटल ये टाइम जो है कितना रिक्वायर्ड है फॉर द माइग्रेशन ऑफ बोथ न्यूक्लियाई टुवर्ड ईच अदर। एग न्यूक्लियस माइग्रेट टू स्पर्म न्यूक्लियस, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब ये आपस में स्पर्म्स और एग न्यूक्लियस करीब आ रहे हैं तो कौन है जो इनको फोर्स कर रहा है, कौन है जो इनको पुश कर रहा है कि दे हैव टू मूव टुवर्ड वन अनदर। देयर आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स लाइक द एक्टिन फिलामेंट्स, मायोसिन फिलामेंट्स, जो उसका साइटोस्केलेटन बना रहे हैं। उन प्रोटीन्स की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उनकी एक्टिवेशन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन ऑफ दीज न्यूक्लियाई। अगर वो प्रोटीन वहाँ अवेलेबल नहीं होंगे तो इनकी आपस में एक दूसरे की तरफ मूवमेंट नहीं होगी। तो इसलिए वो साइट ने पहले से कुछ चीज़ें बना के रखी हुई हैं, तैयार करके रखी हुई हैं, और कुछ प्रोटीन्स को वो उस वक्त बनाना शुरू कर देता है, ताकि फर्दर उसने जैसे ही आपस में न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, डिवीजन स्टार्ट कर देनी है, तो उसकी तैयारी भी वो साथ साथ शुरू कर देता है। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट। जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो आपको पता है कि प्रोटीन के लिए डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड, तो उनकी ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो जाएगी। टीआरएनए उनको कैरी करके राइबोसोम्स तक लाना शुरू कर देंगे। और उसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट इवेंट इज द इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे ये न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे द सेल विल एंटर इनटू द माइटोसिस, और माइटोसिस से पहले उसे अपना डीएनए डुप्लीकेट करना है, तो उसकी वो एस फेज जो है उस वो वाला काम भी शुरू हो जाता है। साथ ही माइटोसिस होगी विच रिजल्ट्स इन द फर्स्ट क्लीवेज, यानी जब स्पर्म और एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुई थी उससे 85 से 95 मिनट्स तक जाकर सेल जो है वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगी, और नए इंडिविजुअल की डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी। ये इसके लेट रिस्पॉन्सेस में आता है। लेट से मुराद ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, बस मतलब फास्ट की निस्बत कह लें कि थोड़ा सा ये प्रोसेस जो है लेट होगा। अब इसमें जो ये ग्रीन कलर से मास्क कर दिया गया है ये आपका लेट रिस्पॉन्सेस में नहीं होगा, ये हमने पहले अर्ली रिस्पॉन्सेस में पढ़ लिया है। लेट रिस्पॉन्सेस में क्या होगा कि स्पर्म बाइंडिंग हुई, उसके बाद दोनों की मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हुई, जिसकी वजह से ऐसे एंजाइम स्टिमुलेट कर दिए गए जिनमें से फॉस्फोलाइपेज सी है उसकी एक्टिवेशन होगी। उसने IP3 बनाया, डायसाइल ग्लिसरॉल बनाया। IP3 की वजह से कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में बढ़ गई। ये कैल्शियम आयन जो इंक्रीज किया तो इसकी वजह से जहाँ कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ था उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनमें से उन्होंने यहाँ पर ये 3 इवेंट्स शो किए हुए। इस कैल्शियम आयन की हायर कंसंट्रेशन की वजह से NAD काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी कन्वर्जन हो जाएगी इनटू NAD एंड NADP। जब ये NADP बनेगा यानी इस की आप कह लेंगे हाई एनर्जी स्टेट आएगी, दैट रिजल्ट्स इन मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस। जो नया सेल बनने जा रहा है, आगे क्लीवेज होने जा रही है, उसके लिए मेम्ब्रेन के प्रोडक्ट्स चाहिए, उसके नए ऑर्गेनेल्स बनाने हैं, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनानी है। तो उन सारे प्रोटीन की सिंथेसिस, उन सारे फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज एंजाइम्स। तो वो मशीनरी एक्टिवेट हो जाएगी जो मेम्ब्रेन की तैयारी के लिए चाहिए।
Similarly, high level of calcium ion, it will results in degradation of cyclin and inactivation of MAP kinase. ये हम आगे इसे क्लीवेज जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो सेल है उसको कब तक माइटोसिस में रहना है और फिर कब उसे माइटोसिस में नहीं रहना, उसके लिए उसके अंदर एक स्पेसिफिक आप कह लें कि रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स है विच इज़ नोन एज माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर. उस माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है साइक्लिन और उसके साथ एक एंजाइम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज. ये दोनों एंजाइम्स जो हैं ये जब तक इनएक्टिव रहेंगे तब तक माइटोसिस नहीं होगी. जैसे ये एक्टिव होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो उसकी वजह से माइटोटिक साइकिल जो है वो अगेन रीस्टोर हो जाता है. तो इसमें वो कहता है कि जो जो फैक्टर्स साइक्लिन और काइनेसिस को इनएक्टिवेट किए हुए थे उनकी डिग्रेडेशन हो जाएगी. उनकी डिग्रेडेशन के नतीजे में क्या होगा कि सेल में अगेन माइटोटिक ऑपरेटर्स बनना शुरू हो जाएगा, फर्दर डिवीजन की तैयारी शुरू हो जाएगी और उस एक जाइगोट से आगे मिलियन ऑफ सेल्स बनेंगे. वो सारा कुछ हम आगे डिटेल से क्लीवेज में पढ़ेंगे. यहाँ पर मतलब हम उसकी स्टिमुलेशन को डिस्कस कर रहे हैं. कौन है जो फर्टिलाइजेशन के वक्त इन एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करवाएगा, दैट इज द कैल्शियम आयंस. सिमिलरली कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स जो है बहुत ज़्यादा मिकदार हो जाना, उसकी वजह से देयर इज एक्टिवेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन काइनेसिस. ये प्रोटीन काइनेसिस जो एक्टिवेट होते हैं उनमें से फॉर एग्जांपल हम एक प्रोटीन को डिस्कस करते हैं, प्रोटीन काइनेस सी. ये प्रोटीन काइनेस सी जो है ये क्या कर सकता है, स्टिमुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन. इसकी वजह से यानी एक ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को स्टार्ट कर देता है जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए, एंड साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मटेरियल. मैंने आपको बताया कि जो उसके अंदर ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट हैं, एक्टिन फिलामेंट्स हैं, मायोसिन हैं, वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आते हैं और डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स जो हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन वो साइट के मुख्तलिफ हिस्सों में एक ख़ास रूल के तहत डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है. ये प्रोटीन काइनेस सी एक्टिवेशन जो कैल्शियम आयन पर डिपेंड कर रही होती है, इसकी वजह से सोडियम और हाइड्रोजन आयंस का एक्सचेंज जो है वो रेगुलेट किया जाता है. एक्सचेंज कैसे रेगुलेट किया जाता है ये हमने शुरू में ही पढ़ा था कि यहाँ पर सोडियम पोटाशियम आयंस के जो चैनल्स होते हैं उनको कब ओपन होना है, उनको कब क्लोज होना है, इस तरह के एंजाइम्स उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं. तो इसकी रेगुलेशन से क्या होता है कि विद इन द वो साइड देयर इज इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर पीएच, और इंट्रासेलुलर पीएच जो है वो स्पर्म के अंदर भी डीकंडेंसेशन करता है ताकि उसके डीएनए की भी रेप्लिकेशन की जा सके. उसके अलावा जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है उसको भी प्रोमोट करता है ताकि सारी चीज़ें जो है इक्वली पूरे वो साइट के अंदर जिस जगह पे जिस स्पेसिफिक मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर को जाना चाहिए वहाँ तक उसकी मूवमेंट जो है वो की जा सके. तो ये रिस्पॉन्सेस जो हैं ये वो साइट के अंदर होंगे जब वो स्पर्म के साथ न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने जा रहा है, साथ साथ वो तैयारी कर रहा होता है कि फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसे माइटोसिस में भी जाना है, नए सेल के लिए मेम्ब्रेन्स भी उसे तैयार करनी है, उसके अलावा उसे वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स भी चाहिए, डीएनए भी चाहिए. तो वो न्यूक्लियस के आपस में फ्यूज होने से पहले ही इन रिस्पॉन्सेस को स्टिमुलेट कर लेता है ताकि ये भी एग्जैक्ट टाइम पे चीज़ें अवेलेबल हो जाएं. तो ये दो तरह के रिस्पॉन्सेस एग में एक्टिवेट होते हैं. एंड व्हाट इज द स्टिमुलस फॉर द एक्टिवेशन ऑफ दिस रिस्पॉन्सेस, दिस इज द स्पर्म बाइंडिंग एंड द फ्यूजन ऑफ एग सेल मेम्ब्रेन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म. इस स्टिमुलस की वजह से ये रिस्पॉन्सेज एग के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. अगर ये स्टिमुलस नहीं होगा तो वो साइड जो है उसके अंदर इस तरह की कोई चेंज नहीं आएगी. तो अब आपका होमवर्क ये है कि आप लेट रिस्पॉन्सेज और अर्ली रिस्पॉन्सेज इन दोनों की स्केचेस बनाकर ये फ्लो चार्ट बनाकर मेरे साथ शेयर करेंगे. जो आप लेट रिस्पॉन्स बनाने जा रहे हैं उसमें ये वाला मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर अर्ली रिस्पॉन्स बनाने जा रहे हैं तो उसमें जो उसमें उसको मास्क किया गया उसको आप बेशक शेयर ना करें, उसको ड्रा ना करें, सिर्फ उसका जो अर्ली रिस्पॉन्स वाला है पार्ट जो वाइट में यहाँ दिया हुआ सिर्फ आप यही बनाएंगे. ठीक है, समझ आ गई आपको इसकी? जी मैम समझ आ गई. यस मैम. यस मैम.
ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन को। जी मैम ये जो फास्फोलाइपेज सी एंजाइम है ना जी जी, ये